हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया था, यूनियन टेरिटरीज को। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 9 शुरू होता है, जो कि हमारा पंचायती राज है। और पंचायती राज के अंदर भी आपके 3 पार्ट आएंगे, क्योंकि आपका नॉर्मल पार्ट 9 होगा, उसके अंदर आपका पंचायत दिया हुआ है। पार्ट नंबर 1 है जो आपका अर्बन एरियाज दिया हुआ है, और पार्ट नंबर 9(3) है, ठीक है, 9(3) है, उसके अंदर आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज दी हुई है। तो इन तीनों को आज मैं खत्म करने वाला हूँ। उसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 शेड्यूल कास्ट वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज कल थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपकी तकरीबन आपकी सारी आर्टिकल्स को मैंने कवर कर लिया है। मैं स्पेसिफिक वर्ड टू वर्ड नहीं जा पाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि देखो इसके अंदर आपके ना टोटल कहीं ना कहीं 33 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 30 या 33 के 34 के आसपास आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और उनको डिटेल में समझना होगा तो आप आपके साइड के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में जो पूरा लिखा हुआ है ना, आप उसको ओपन रखिए। उसके अंदर हर आर्टिकल्स दी होती हैं, ठीक है। उन आर्टिकल्स को पढ़ो, ऊपर लेक्चर को देखते रहो। हर आर्टिकल आपको मैच टू मैच होती जाएंगी कि कौन से आर्टिकल मैंने कब समझाया, कौन से आर्टिकल मैंने कहाँ समझाया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 9, जो कि आपका पंचायती राज है। सबसे पहले ये समझ लो कि पंचायती राज शुरू इतिहास में कहाँ से हुआ था। तो चोल डायनेस्टी से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? चोल डायनेस्टी से, या चोल वंश हम कह सकते हैं, उसको शुरू किया गया था, ठीक है। अब ये होगी इतिहास की बात। अब आते हैं कि भाई जो ब्रिटिश इंडिया एरा था उसके अंदर किसने शुरू किया था। तो लॉर्ड रिपन, एक ये भी इंसान बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं कि भाई अगर भारत के इतिहास से अगर हम पंचायत राज को शुरू करने वाला कौन सा वंश है या फिर कौन सी डायनेस्टी थी है, तो चोल वंश। बट अगर उनको कहा जाए कि ब्रिटिश में या ब्रिटिश एरा के टाइम पे किसी ने पंचायत शब्द को या पंचायत राज्य को लाने की कोशिश की हो या लाया हो, तो कौन होगा? लॉर्ड रिपन। क्लियर? ये 2 इंपॉर्टेंट मेजर आपके पॉइंट होंगे। क्लियर? इनके बाद सब कुछ शुरू होता है आपका भारत के स्वतंत्र होने के बाद सब कुछ शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बनती है? कमिटी फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसी कमेटी बनती है जिसके अंदर ये कहा गया जाता है कि जो छोटे एरियाज है, जहाँ तक भारत सरकार डायरेक्टली नहीं पहुँच सकती है, बट इनडायरेक्टली वे भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो किसी भी रीज़न से उनको डेवलप करना चाहिए। तो वो डेवलप करने का काम शुरू हुआ। तो धीरे इतना डेवलपमेंट हुआ ना, तो वो शुरू कब हुआ था? या तक ना 1952 में हुआ था। बट हुआ उसमें ये कि जब उनको शुरू कर दिया गया ना, तो उसके बाद एक चीज़ हुई कि भाई उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव आने के कारण उन्हें दूसरी एक पूरे विश्व लेवल पे शुरू कर दिया। क्या विश्व लेवल? मतलब पूरे नेशनल लेवल पे शुरू कर दिया। उसको हमने कहा गया नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस। इसके अंदर क्या कहा गया कि हर एक इंसान जो भी इंसान उस राज्य का होगा या उस राज्य का सीएम होगा, वो अपने द्वारा किसी भी इंसान को अपॉइंट करके एक रिपोर्ट मंगवाएगा। देखो यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है, बस एक चीज़ शुरू की गई थी, कहीं ना कहीं पहल डाली गई थी कि ऐसा कुछ करेंगे हम लोग, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया कि लोगों ने इंटरेस्ट जगाया कि सरकार हमारे तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। हमारे प्रश्न को भले सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, पर हमारा प्रश्न उठ के वहाँ तक कम से कम पहुँच तो रहा था ना उस टाइम पे। तो वो कब हुआ? 1953 में हुआ। अब होता है कुछ सालों के बाद होता है एक कमेटी का गठन किया जाता है, क्योंकि तो इन दोनों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। पब्लिक को इंटरेस्ट लगता है, पब्लिक को लगता है कि नहीं भाई ये लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, किसी भी तरीके से वो लोग हमारी बात में इंटरफेयर तो कर रहे हैं कम से कम। तो 2 साल के अंदर इनको रिजल्ट मिल चुका था कि हाँ भाई ये चीज़ करनी चाहिए, इससे कि वो वोट बैंक जो पिछड़े लोग हैं, ऐसे वोट जिनके ऊपर पूरी भारत सरकार कहीं ना कहीं टिकी होती है, ठीक है, हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। देखो मेन हर पार्टी का एजेंडा होता है कि किसी भी तरीके से लोगों को अपने पक्ष में किया जाए, चाहे उनका विकास हो या ना हो, उनको वोट मिलने चाहिए। और वो वोट लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। बट यहाँ पे एक चीज़ की गई थी कि इन दोनों में इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा था, तो उन लोगों ने क्या कहा कि एक कमेटी का गठन करते हैं, जिस कमेटी का जो कमेटी हमारी मोस्ट ऑफली इन चीज़ों के ऊपर प्रेफरेंस करेगी या फिर इन चीज़ों को देखेगी, ठीक है। तो उन लोगों ने बनवाई पहली कमेटी, जो कि हमारी आज की कमेटी के ऊपर या फिर आज की जो पंचायती राज है या फिर आज भी जो हम पंचायत पढ़ते हैं, वो किसके कारण पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं बलवंत राय जी मेहता। क्या है? बलवंत राय जी मेहता। ये कमेटी के चेयरमैन भी थे और इनकी कमेटी थी। ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट 1957 नवंबर महीने में जमा किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पूरे देश को सर्वे किया और इन्होंने काम कहा, इन्होंने एक चीज़ कही कि इन्होंने मांगा 2 साल का रिपोर्ट, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमको 2 साल चाहिए, हम 2 साल के अंदर पूरे इंडिया के अंदर घूमते हैं और देखते हैं कि मेजर ऑफ जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ से क्रिएट हो रही है या इनका सॉल्यूशन किस रीज़न से आ सकता है। तो उन्होंने 1959 में अपनी रिपोर्ट जमा की। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि 3 टियर या फिर 3 टायर गवर्नमेंट रहेगी। कहाँ की? पंचायत लेवल की 3 टायर गवर्नमेंट रहेगी, जो डायरेक्ट
एमएलए तक पहुंचेगी। किस तरीके से पहुंचेगी? सबसे पहले होगा ग्राम पंचायत जिसका होगा सरपंच, ठीक है। फिर हम कह लो कि ब्लॉक या कमेटी फॉर द ग्राम पंचायत जिसके अंदर आपका मोस्ट ऑफ ये तालुका पंचायत आ जाती है, ठीक है। और दूसरा आता है आपका जिला पंचायत डायरेक्ट, क्या होगा? जिला परिषद या जिला पंचायत। क्लियर? ये 3 स्तरीय हमारे यहाँ पे भी चलती है। क्लियर? तो हमने इसको कहा गया कि 3 स्टेप टायर हमारी पंचायत जो हम लोग अभी आज की डेट में चला रहे हैं वो इन 3 टायरों में चला रहे हैं। क्लियर? अब ये चीज़ शुरू होगी और ये होने के तुरंत बाद कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर राजस्थान के नागौर जिला के अंदर या नागौर गांव में पहली बार पंचायत का गठन शुरू हुआ। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई पहली पंचायत कहाँ बनी? तो राजस्थान में बनी थी। कब बनी थी? 2 अक्टूबर 1959 में बनी थी। कौन से गांव में बनी थी? नागौर जिला में बनी थी, या फिर सॉरी नागौर विलेज में बनी थी, ठीक है। जिला में बार बार बोल रहा हूँ बट वो मेरा कन्फ्यूजन मत समझना इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और एक चीज़ और थी, मोस्ट ऑफ लोगों को ये चीज़ तो बहुत हाईलाइटली बहुत लोगों को पता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि पंचायत सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। बट आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सेकंड नंबर पे कहाँ बनी, क्योंकि उसी साल के अंदर अडॉप्ट की गई थी, उसी साल के अंदर बन गई थी। कहाँ पे बनी थी? आंध्र प्रदेश में बनी थी, उसी साल में बनी थी। फर्स्ट कौन सी आपकी? राजस्थान वाली। सेकंड कौन सी आपकी? ये आंध्र प्रदेश। क्लियर? इतना याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने रिसेंटली एक एग्जाम में देखा था कि उन लोगों ने पूछा था कि 1959 में सेकेंड नंबर पे किस राज्य के अंदर पहली बार पंचायत राज्य को डाला गया था। याद रखना कि सेकेंड नंबर पे किस राज्य को डाला था उसी साल के अंदर, तो आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। याद रखना इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट था, या फिर कह लो कि एक विवाद रूप था कि महात्मा गांधी इसके पक्ष में थे और BR अम्बेडकर जी इसके निरपक्ष में थे। महात्मा गांधी का जगह ये कहना था कि हर इंसान को पंचायत से लेके अपनी बात रखने तक से लेके ऊपर CM तक अपनी बात पहुंचाने वाले जरिए लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि गांव के लोग क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ लोग वो होते हैं जो फार्मर्स होते हैं और वो लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। क्लियर? आज की डेट अलग है, पर मैं बात कर रहा हूँ कब की? आज़ादी टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उस टाइम का महात्मा जी की कहना ये चीज़ एकदम एग्जिट वैलिड पॉइंट थी कि भाई जो गरीब लोग हैं अभी जिनकी बात है कोई सुनता नहीं है, क्योंकि CM तो खुर्ची में बैठा है, वो AC रूम में बैठा है, उसको लेना नहीं है कुछ भी, ठीक है। बट वहाँ तक बात पहुँचेगी कैसे? तो इन्होंने कहा कि भाई सब पंचायत वगैरह होनी चाहिए और इनसे लोगों की बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और उनका विकास होना चाहिए। क्लियर? पर BR अम्बेडकर जी का ये कहना था कि अगर इनको बनाया गया तो सबसे ज़्यादा करप्शन यहीं पे होगा। क्यों? क्योंकि इनका पॉइंट भी वैलिड था। इनका पॉइंट ये था कि अगर वो लोग गरीब है, वो लोग अनपढ़ हैं, तो उनके बीच से अगर कोई पढ़ा लिखा हुआ इंसान आए तो वो लोग उनके तक वो चीज़ पहुंचने ही नहीं देगा, वो डेवलप करेगा ही नहीं कभी। ऊपर जितनी ग्रांट पास होगी, जितनी लोन पास होगी, जितने सेंक्शन किए जाएंगे, जो भी स्कीम वहाँ से पास होकर यहाँ तक पहुँचेगी वो कभी पहुँचेगी नहीं। मैं रिसेंटली आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। यूपी के गाँव में 800 क्या कह सकते हैं 800 नल की मांग की गई। कितने? 800 नल, जो नल होता है ना, नल चकली कहते हैं उसको, उसकी मांग की गई थी। यूपी के उस गांव में मुश्किल से 8 नल पहुंचे। कितने? कहाँ 800 की मांग की गई थी और कहाँ सिर्फ 8 नल पहुंचे। समझ रहे हो? वो नल के कितने, सोच लो 800 नलकों की मांग की गई थी, उसमें सिर्फ 8 नल पहुंचे। तो कहीं ना कहीं BR अम्बेडकर जी इसमें सही भी थे कि करप्शन इसमें होगा और वो करप्शन इतने लोग करेंगे कि आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। और महात्मा गांधी भी सही लोग थे। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह है, कुछ ऐसा गांव भी है जिसके अंदर विकास हुआ है तो जोरदार हुआ है विकास, ठीक है। वहाँ आप सोच सकते नहीं हो सिटी से ज़्यादा विकास गांव में हो चुका है, ठीक है। रिसेंटली मैं गांव का नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक सो, बट उस गांव के अंदर फ्री वाईफाई लग चुका है अभी तक। क्या? फ्री वाईफाई। जस्ट इमेजिन कि वो गांव कितना डेवलप हो चुका होगा। क्लियर? तो हर गांव सेम टू सेम नहीं होता, हर गांव डिफरेंट होता है और आपको पढ़ना हर गांव पड़ेगा। मतलब जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्टली आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी दोनों डिफरेंशिएट में थे। जो आप कभी मेंस लिखो या फिर आपको कोई पूछे कि 2 अक्टूबर को ही क्यों बनाया जाता है, 2 अक्टूबर को क्यों बनाया जाता है, तो उसका रीज़न यही था कि महात्मा गांधी जी इसके पक्ष में थे और BR अम्बेडकर जी इसके विपक्ष में थे। क्लियर? ये रीज़न था। एक और चीज़ कि सारे के सारे देश में लगभग सब जगह ग्राम पंचायत है, बस एक जगह नहीं। कहाँ पे? दिल्ली में नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना, दिल्ली में कोई गांव है ही नहीं, दिल्ली में कोई गांव नहीं, याद रखना वो चीज़। क्लियर? अब आ जाओ कि यहाँ पे जब कुछ इसको बनाया गया, ये सब डिस्कशन और सब कुछ हो रहा था ना, तो इसको एक संवैधानिक रूप नहीं दिया गया था, एक आर्टिकल के रूप में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। क्लियर? ये क्या था? एक परिपत्र था, जो क्या फिर एक डॉक्यूमेंट था जो बलवंत राय जी ने या फिर बलवंत जो मेहता कमेटी थे उसने खाली एक प्रस्ताव रखा था कि ऐसा होना चाहिए।
पास होने वाला था और पास होने से पहले सरकार गिर गई थी, और सरकार गिरते ही सीधे मोरारजी भाई की देसाई सरकार की सरकार आ गई। किसकी? मोरारजी भाई देसाई की सरकार। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, कौन सी? अशोक मेहता कमेटी। क्या कहा गया? अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो इन्होंने 3 टायर कही नहीं, हम लोग उसमें 2 टायर रखेंगे। कितने? 2 टायर। हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। कौन कौन से? ग्राम पंचायत से हो डायरेक्ट, किससे करेगी? जिला पंचायत से। मतलब जो ये बीच में ये विकास वाले लोग थे ना, ये कमेटी वाली, देखो एक सिंपल आपको एक फैक्ट बताता हूँ। सरपंच होता है ना, वो हमेशा तालुका में अपनी जाके अपनी कंप्लेन या अपने डिमांड्स को उठाता है, और तालुका जाके उन डिमांड्स को इकट्ठा करके, सारे गांव की डिमांड्स को इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट में जाके उठाती है। इन्होंने क्या कहा कि भाई सीधे गांव वाले जाएंगे सीधे डिस्ट्रिक्ट के वाले के पास, मतलब ये तालुका वाले फिर कहाँ जाएंगे? इनकी पावर्स कहाँ गई? या फिर ये लोग कहाँ करेंगे? ये लोग कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? तो वो लोग ने इस टायर को भूल गए थे। हुआ ये कि जैसे ये पसार होने वाला था उस टाइम पे सरकार गिर गई। किसकी? मोरारजी भाई देसाई की सरकार गिर गई, और गिरते ही सीधी इंदिरा जी की सरकार आई, और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो बलवंत राय जी मेहता की कमेटी थी, जो उसका प्रस्ताव था, 3 टायर कमेटी का जो प्रस्ताव था, इसी को इम्प्लीमेंट करके इसी को आर्टिकल के रूप में हमने डाल दिया। तो आपको अब ये बात याद रखनी है कि आर्टिकल नंबर या फिर अमेंडमेंट नंबर या सुधारा नंबर 73 कब आया? तो 1993 में आया। इसके अंदर हमने टोटल 29 आर्टिकल्स को ऐड किया, या 29 सब्जेक्ट को ऐड किया, फिर 29 विषय को ऐड किया। देखो तीनों बता दिए मैंने, ठीक है? कितने? 29 आर्टिकल्स को ऐड किया। कहाँ से कहाँ तक? तो 243, कहाँ से? 243 ए से लेके 24ZC तक। कहाँ तक? ZC, मतलब ए बी से लेके पूरा Z, और फिर एज ऐसा होता है ना, A फिर A ऐसा करके पूरा ZC तक इसको ऐड किया गया। क्लियर? याद आया? अब एक चीज़ समझो कि इसको हमने 11th शेड्यूल में ऐड किया। अब देखो शेड्यूल वो चीज़ें, अनुसूची हैं जो उनको पढ़ानी बाकी है। मैंने अनुसूची को लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि अनुसूचियाँ बहुत कम है, आप उसको बार से पढ़ोगे ना, अगर एक बार आप पूरे सारे आर्टिकल्स पढ़ लोगे ना, तो अनुसूची अभी आपको कहीं ना कहीं याद रह जाएगी। जैसे कि 11th आर्टिकल 11th जो अनुसूची है किसके लिए है? तो पंचायत के लिए। 12 किसके लिए है? तो आपके अर्बन एरियाज के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। क्लियर? तो ऐसे आप याद रख पाओगे इजीली वे में। कहीं ना कहीं आपकी 10 अनुसूचियां और आगे जा चुकी हैं, बट उनको मैंने डिस्कस नहीं किया। क्यों? मैंने सोचा कि जब लास्ट में लेक्चर्स में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि अनुसूचियां हम लोग आर्टिकल खत्म होने के बाद पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ईजी रहेगा। क्लियर? अब ये हो गया पूरा का पूरा आपका इसके अंदर कहीं ना कहीं 19 सब्जेक्ट आपके मैंने इसके अंदर कवर कर लिया, और जो बाकी सब्जेक्ट है यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है? जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पे होंगे। ठीक है? अब देखो पूरे इंडिया के अंदर सेम टू सेम ग्राम पंचायत नहीं चलती हैं। देखो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, उनके आधार से आप समझ जाओगे। क्लियर? पहला एग्जाम्पल, जैसे अपना गुजरात है। गुजरात में क्या चलता है पता है? चलो ये इसको बाद में समझ लो। जैसे मोस्ट ऑफ जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है ना, वो ये दिया हुआ है क्या, कि अगर ये गांव है, ये पूरा एक गांव है, ठीक है, ये पूरा एक गांव है, ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग वार्ड होंगे। क्या होंगे? अलग अलग वार्ड होंगे। जैसे कि यहाँ का कुछ, यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं, यहाँ के कुछ मेंबर्स, ये कुछ मेंबर्स है, ये सब वार्ड मेंबर्स है। ठीक है? ये सब वार्ड मेंबर है। क्लियर? ये सब वार्ड मेंबर है। तो ये सब क्या होंगे? वार्ड मेंबर हो जाएंगे। अब इनका एक हेड होगा। क्या होगा? इनका एक हेड होगा। ठीक है? इनका एक सबका हेड होगा। ये H लिखा है ना, वो हेड है। ठीक है? इन सबका हेड होगा। इनका वार्ड मेंबर का एक हेड होगा, जिसका काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम है। क्या काम है इसका? मेन काम है एडमिनिस्ट्रेशन का काम। मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक चीज है, लेजिस्लेटिव और कानूनी वो एक चीज है। तो याद रखना, इनका काम क्या होगा? ये वार्ड मेंबर्स के पास से हर चीज को जानेंगे कि भाई तुम्हारी बिल्डिंग में क्या, मतलब तुम्हारे एरिया में क्या हो रहा है, तुम्हारे एरिया में क्या हो रहा है, तुम्हारे एरिया में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। किसके पास जाएगा वो वार्ड मेंबर? सीधे अपनी कंप्लेंट किसके पास जाएगा? हेड के पास जाएगा। जो इस पूरे एरिया का हेड होगा उसके पास जाएगा। क्लियर? ये एक टाइम हो गया, ये एक टाइप का हो गया। दूसरा याद रखना, अभी सरपंच की बात नहीं की है। दूसरा एक आता है कि भाई अब इनके ऊपर से है ना एक बनता है सरपंच, जो इन सब के हेड होते हैं। जैसे कि हेड नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं। तो ये क्या करेंगे? ये इनडायरेक्टली बनाएंगे इन 6 में से किसी एक को सरपंच। क्या बनाएंगे? इन 6 में से किसी को सरपंच बनाएंगे। और जो ये हेड है ना, उनको कहीं गांव में कहा जाता है पंच। क्या कहता है? पंच। तो कहते हैं पंच की बैठक बुलाओ और डिसीजन ले लो, तो पंच की बैठक ऐसे कहा जाती है। सपोज इट ये हुआ पंच,
और कई जगह क्या होता है कि ये हेड भी अलग होते हैं और ये पंच भी अलग होते हैं। क्लियर? ये आपका सिंपल स्ट्रेटेजी होती है पूरा तंत्र चलाने की। मोस्ट ऑफ जगह पे क्या होता है, सरपंच, पंच और वार्ड मेंबर्स, खत्म। कुछ जगह पे क्या कहा जाता है, ये हेड होते हैं ना, उनको भी अलग रखो और ये पंच को भी अलग रखो। पर आपके गुजरात में क्या चलता है, सरपंच, सीधा पंच और मेंबर्स, खत्म, पब्लिक। और आपका गुजरात में कुछ चलता नहीं है, आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्लियर? बाकी राज्यों में अलग अलग है, ठीक है। कुछ राज्यों में ऐसा है कि भाई ऐसे ही कर देंगे, भाई तुम इसी के सिर्फ सरपंच, ये इसी का सरपंच, ये इसी का सरपंच। और कहीं में क्या होता है कि छः गांव का सरपंच। क्लियर? अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है। यूपी बहुत बड़ा है तो उसमें क्या प्रावधान दिया हुआ है कि भाई एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे सरपंच, यहाँ का सरपंच और यहाँ का सरपंच तीनों एक हो जाओ, और तीनों की इलेक्शन एक होगा और तीनों में से कोई एक बन के आएगा, मतलब तीनों गांव का एक सरपंच। क्लियर? ऐसा बिहार में भी है, यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। जहाँ पे बड़े एरियाज है कहाँ वहाँ पे बहुत चीज़ें चेंज की जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चेंजेस हमने किए हुए। गुजरात के अंदर 3 टायर चलते हैं, वो 3 टायर चलते हैं, सरपंच, पंच और मेंबर्स, खत्म। अब आते हैं कुछ टर्म्स जो गवर्नमेंट टर्म्स है, जिनके अंदर गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं। क्लियर? आपको वो बातें याद रखनी है। पहली बात, लोकपाल, या हम उसको इंडिया के अंदर लोकपाल कहते हैं, सब जगह लोकपाल एक नाम फेमस है, बट गुजरात के अंदर आता है रेवेन्यू क्लर्क ऑफिस या फिर रेवेन्यू तलाटी या फिर रेवेन्यू तलाटी कम मंत्री। 2-3 चीज़ें अपनी गवर्नमेंट की पोस्ट पे आती हैं, और उन चीज़ों का काम क्या होता है, उनको लैंड मार्किंग करनी होती है, फिर मैप को एग्जीक्यूट करना होता है, मैप को बनाना होता है, या फिर जितना भी काम कुछ होता है वो इनके अंडर में आता है। एक चीज़ होती है कि भाई अब यहाँ पे हो रहा है तो इनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई झगड़ा विवाद हो गया, सपोज कि यहाँ पे हिंदू का गाँव है, ये मुसलमान का गाँव है, और यहाँ पे कुछ झगड़ा वगैरह रोज होता जा रहा है, तो उसके लिए इनको क्या करना होगा, पुलिस स्टेशन की प्रावधान दिया हुआ है, पुलिस स्टेशन बना सकते हो। पर उसके अंदर एक प्रावधान और भी है कि 9 से 10 गांव के बीच में एक चौकी बनेगी, और वो चौकी क्या होगी, आपकी पुलिस स्टेशन होगा। कितने गांव में? 9 से 10 गांव के बीच में आपकी पुलिस स्टेशन बनेगी, ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि 2 गांव के बीच में बना दिया पुलिस स्टेशन, यहाँ बना दिया पुलिस स्टेशन, नहीं। 9 से 10 गांव के बीच में एक चौकी बनेगी जो कि आपकी कहलाएगी पुलिस स्टेशन। क्लियर? और इनके अंदर भी क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, याद रखना वो चीज़। अब एक टर्म आता है कि इनका इलेक्शन कौन कराता है, ठीक है। तो इनका इलेक्शन कराता है टाइम के हिसाब से होता है, और एक इलेक्शन के टाइम 2 चीज़ प्रावधान दी जाती है। एक, किसी का अगर टाइम पीरियड 5 साल का है, आप सबको इतना कॉमन तो पता होगा कि भाई सरपंच बनते ही उसका टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल का होता है। क्लियर? इतना दिमाग में डाल लेना, इसके ज़्यादा कुछ बोलना मत मेरे को, ठीक है। ये बहुत ईजी टर्म होता है, इसलिए इतना कुछ बता नहीं रहा उसके बारे में। क्लियर? इसका टाइम डिसाइड कौन करता है? अगर सपोज कि इसके 5 साल खत्म हो रहे हैं, ठीक है, और अगर उस टाइम पे किसी भी बोर्ड की एग्जाम या कहीं पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि भाई आपको 1 महीना डिले करवाना है, फिर 1 महीने के बाद इलेक्शन लेना है, तो वो लोग 1 महीने के बाद इलेक्शन ले सकते हैं। बट वो तारीख या वो समय कौन डिसाइड करेगा, ये मेन है। तो वो रिजल्ट डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट कह लो या फिर उस राज्य की गवर्नमेंट। अगर आपका गांव गुजरात में है तो गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आपका गांव अगर मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश डिसाइड करेगी कि क्या करना है। क्लियर? इलेक्शन कौन करवाएगा? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। क्लियर? स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका हर चीज में घुसेगा, छोटे दर्जे से लेके अपर दर्जे तक में हर जगह इलेक्शन कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। दूसरी चीज, इनको निकालने का प्रावधान किस तरीके से? इनको निकालने का प्रावधान सिंपल है कि आप 2/3 मेजोरिटी लेके आप तालुका पंचायत चले जाओ। कितनी? 2/3 की मेजोरिटी लेके तालुका पंचायत में जाके रिटर्न, कैसा हैंड रिटर्न लाके तालुका पंचायत में दे दो। कहाँ पे? तालुका पंचायत के चेयरमैन को दे दो। वो क्या करेंगे? सरपंच को निकाल देंगे। ठीक है, इनको निकालने का प्रावधान सिंपल है। ये हर आर्टिकल्स आपके अंदर डिटेल में लाइन टू लाइन दी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया इसी सेम आर्टिकल्स में सेम रीत से आपके 29 सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है, वर्ड टू वर्ड लिखा गया है। मतलब किसी में लिखा है कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, इतना यहाँ पे होना चाहिए, और मैं वो लिखता हूँ तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता। ठीक है, और आपको पढ़ने मज़ा भी नहीं आता, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। ठीक है, वो एक्सप्लेन ना करना पड़े या फिर आपको वो कंफ्यूजिंग ना हो ना, इसलिए मैंने पूरा का पूरा शॉर्ट में आपको पूरा समझा दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका एक 9 हुआ खत्म, पार्ट 9 खत्म हुआ, जिसके अंदर आपका पंचायत दिया हुआ है, डिटेल में हर चीज़ समझा दी है। क्लियर? और एक और चीज़ कि पंच की जोगवाई नहीं कही, पंच 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, पर मोस्ट जगह 5 को रखा जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। क्लियर? ये बात याद रखना। अब एक और चीज़ समझो,
कि क्या कि अब रूरल से निकल के हम लोग सीधे निकलते हैं अर्बन एरियाज में। अर्बन एरिया में क्या चीज़ होती है, तो अर्बन को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमने जो आप बातचीत की वो सिर्फ किसकी बात की, एक विलेज की बात की, एक गांव की बात की, वो गांव किस तरीके से चलेगा और गांव में विकास किस तरीके से होगा। क्लियर, ओके। अब आते हैं अर्बन एरियाज की, जहाँ पे इसको भी 3 तरह डिवाइड किया गया। इसमें क्या कहा गया, स्मॉल अर्बन एरियाज, मिड अर्बन एरियाज और बिग अर्बन एरियाज। क्या कहा है, स्मॉल, मीडियम, बिग, तीनों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसके अंदर आपका बैठता है तालुका, और तालुका में क्या होता है, चेयरमैन होता है। तो हम बोलते हैं ना कि तालुका प्रमुख बन गया, तालुका के चेयरमैन बन चुका है, जीत चुका है, ये हुआ, तो इसकी पावर ये होती है। मतलब इसके पावर क्या होती है कि इसके पास कम से कम 10 से 12 गांव या फिर उसके पूरे के पूरे तालुका के ऊपर राजा बन जाता है। क्लियर, उसका वो चेयरमैन होता है। उसमें से किसी सरपंच को निकालना है, कुछ किसी पंच को निकालना है, किसी वार्ड मेंबर्स में क्या कुछ गलतियां की हैं, कुछ जगह पे कुछ चीज़ों को चेंजेस करना, उस इनडायरेक्टली हर वो पावर्स किसके पास होगी उस टाइम पे, तालुका पंचायत के पास। क्लियर। मिड में क्या आता है आपका, मिड में आपका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट। क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट। क्लियर, डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो भी किसके अंडर में आता है, इसके अंडर में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे आता है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है मेन चीज जिसके कारण ये पढ़ रहे हो, और इसी के अंदर आपका है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर, ये दो प्रावधान इसके अंदर धीरे से ऐड किए गए, याद रखना। ये जो प्रावधान है ना, ये तालुका पंचायत और ये हेड वाला, ये इतने को प्रावधान दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ये दोनों प्रावधान कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में क्लैश होते थे, और इन दोनों को कहीं ना कहीं धीरे से सटिया दिया गया है, समझ लो आप, इनको निकाल नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने पूरे विलेज को ध्यान से समझ लिया, पर इसमें तालुका की बात ही नहीं की गई। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात की गई, डिस्ट्रिक्ट की कोई ऐसा प्रावधान दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्टली इनको ये पावर दी गई कि भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट दायरे में रह के। क्लियर, तो ये स्मॉल तालुका डिस्ट्रिक्ट में मिडिल में आ जाएगा। अब आ जाओ मेन, तो बिग अर्बन एरिया किसे कह सकते हैं, तो बिग अर्बन एरिया कहने का एक ही जगह पे प्रावधान दिया हुआ है। जो प्रावधान कहाँ पे है, जो का प्रावधान दिया हुआ है कि अगर वो कैपिटल है या वो मेट्रो सिटी है। देखो, कैपिटल और मेट्रो सिटी में थोड़ा फर्क हो जाता है। कैपिटल हो जाएगी तो उसके अंदर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रख सकते हो, बट अगर उसकी जगह 10 लाख की पब्लिक नहीं भी होगी ना, कितनी, 10 लाख की पब्लिक नहीं भी होगी ना भी होगी ना, तो भी उस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं एक बिग अर्बन सिटी के अंदर उसको इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर। एक और चीज़ कि मेट्रो सिटी किसे कहा जाएगा, जिसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा इंसान रहते होंगे। कहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर जिसकी होगी उसे हम कहते हैं मेट्रो सिटी। उसके अंदर आपका आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसके अंदर आता है आपका मेयर। क्लियर। और सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है अर्बन सिटीज़ के अंदर, तो मेयर के पास कैपेसिटी होती है। सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है, तो मेयर बनाता है। डिस्ट्रिक्ट में कौन बनाता है, तो अध्यक्ष बनाता है। तालुका में कौन बनाता है, तो चेयरमैन बनाता है। क्लियर। इनको ऐड कब किया गया, याद रखना, इन सबको ऐड अलग अलग तरीके से किया गया। जिस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने इंदिरा गांधी जो सरकार ने जिसको गलतियाँ की थी ना, इनको ऐड करना चाहिए था 1959 के अंदर ही। कब, 1957 में पास किया ना, तभी इसको अमेंडमेंट के रूप में दाखिल करना चाहिए था, फिर इसको ला देना चाहिए था, पर ला नहीं पाए थे। ठीक है, उस टाइम में सरकार हिल चुकी थी, सरकार गिर गई थी। बट यहाँ पे इन लोगों ने गलती नहीं की। क्या किया उन लोगों ने, तुरंत ही उसी टाइम पे आर्टिकल नंबर या फिर अमेंडमेंट नंबर 74, कौन सा, अमेंडमेंट नंबर 74, अमेंडमेंट नंबर 73 पंचायत, 74 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कब आया, उसी साल आया, 1993 के अंदर आया। इसके अंदर आपके कितने टोटल 18 सब्जेक्ट को ऐड किया गया। कितने, 18 सब्जेक्ट को। और शेड्यूल कितने, कौन से शेड्यूल में, तो 12 शेड्यूल में। ये कौन से शेड्यूल में है, 11 शेड्यूल में। ये कौन सी है, 11 अनुसूची, 12वीं अनुसूची। कौन सा सुधारा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए तो 74, पंचायत के लिए 73। कब आया, 1993। कितने विषय इसमें पंचायत में ऐड किए गए, 29। इसमें कितने किए गए, 18। क्लियर। डिटेल में आपको समझ में आ चुका है वही चीज़ है। अब आ जाओ एक और चीज़ पे, क्या, जो एक बहुत छोटा टर्म है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। कौन सा, पार्ट नंबर 9(3), जो आपका आता है कॉर्पोरेटिव या फिर कह लो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ का कह सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपको इतना समझना होगा कि जितनी भी कॉर्पोरेटिव बैंक्स चलती है ना, सपोज आज अगर मुझे किसी बैंक को खड़ा करना है, तो उस बैंक के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे अपने 20 मेंबर्स को, याद रखना है 20 मेंबर प्रावधान दिया हुआ है आपको। कम से कम अपना बोर्ड मीटिंग के अंदर आपको 20 मेंबर चाहिए होंगे, इंक्लूडिंग मी, और 19 लोग चाहिए।
तो मैं एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या फिर कॉर्पोरेटिव बैंक को ओपन कर सकता हूँ। देखो राजकोट के अंदर भी कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं, बहुत अलग अलग जगह पे कॉर्पोरेटिव बैंक्स दी हुई हैं, ठीक है। आप अपने शहर में देखो तो आपके शहर में भी कॉर्पोरेटिव बैंक्स दी हुई हैं। तो उनको खड़ा करने के लिए मेरे को 20 लोग चाहिए इंक्लूडिंग मी, ठीक है। और हम 20 लोगों का पैसा उसमें लगा जाएगा। पैसा लगाने के बाद उस चीज़ को हम डिसाइड करेंगे भी इन पैसों को पब्लिक तक कैसे सेफली पहुंचाया जाएगा या फिर इस पब्लिक को इसका फ़ायदा किस तरीके से मिलेगा, वो हम लोग 20 लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग के डिस्कशन करने के बाद उन पैसों को हम लोग पब्लिक में बांटेंगे। बट कैसे? कुछ स्कीम निकाल के, कोई स्टूडेंट लोन दे के, किसी स्टूडेंट को पढ़ाई में कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग पैसे दे के हम उसको पढ़ा सकते हैं। किसी इंसान को विदेश जाना है तो उसको विदेश जाने के लिए उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको पैसा दे सकते हैं। बट इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, कॉर्पोरेट के पास एक पावर होती है कि वो अपने डिसीजन या फिर अपने रूल्स खुद क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए सिंपल से काम करेंगे कि जो कोई भी स्टूडेंट होगा या फिर जो कोई भी ऐसा इंसान या फिर जो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऐसे विदेश जाना है या फिर ऐसा कोई बच्चा जिसको पढ़ाई में क्षमता है बट वो पढ़ना चाहता है बट उसके पैसे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी कंपनी से या फिर हमारी कॉर्पोरेटिव बैंक से उसको लोन लेने के लिए क्या करना होगा, एक एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होगी। अगर उस बच्चे ने उस एंट्रेंस एग्जाम को पास किया तो हम लोग उसको पैसे देंगे। क्लियर? ऐसा हम लोग कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। यह कोई सिंपल एग्जाम्पल है जिसके ऊपर आप समझ जाओ कि भाई कॉर्पोरेट सोसाइटी किस तरह की चलती है। क्लियर? एक और चीज़ कि अगर भगवान ना करे और आगे जाकर मेरे जो हमारा जो पूरा 20 लोगों का जो फंड था, ठीक है, जो हम लोगों ने 20 लोगों ने मिलकर जो पैसा डाला था और जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हमने खड़ी की थी या कॉर्पोरेटिव बैंक को हमने खड़ा किया था, उसके अंदर 4 साल के बाद जाके पैसा खत्म हो जाए तो हम लोग क्रेडिट के रूप से गवर्नमेंट के पास से वो चीज़ ले सकते हैं। क्लियर? हम लोग गवर्नमेंट को कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट साहब हमको पैसे दो, हमारे पैसे खत्म हो चुके हैं, हमारे पैसे जब बच्चे लौटाएंगे, जब उनके ब्याज के साथ या वो इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसे देंगे तब हम लोग आपको पैसे वापस कर देंगे। क्लियर? इसे कहते हैं कॉर्पोरेटिव। क्लियर? तो आज हमने क्या समझा, पार्ट नंबर 9 का 1, 2 और पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों समझ गया हम लोग, ठीक है। क्लियर? इतना याद रखना। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन मत होने, यहाँ पे 2 कहूँ या 3 कहूँ, पर आपको इतना याद रखना कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज का इतना होता है। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से याद रखना कि उन पर जो बॉन्ड बनाओ या कुछ भी करो या फिर बोर्ड ऑफ मीटिंग करो, कुछ भी करो, उनमें मैक्सिमम 20 लोग चाहिए। क्लियर? 20 लोग होना कंपलसरी है। ओके, तो ये हो गया आपका है पूरा का पूरा पंचायत कंप्लीट। देखो मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ पर मैं आपको हर वो चीज़ डिटेल में बताते हुए निकल रहा हूँ यहाँ से। आपको अगर आप जब कभी भी आपको टाइम मिलेगा तो आप खाली एक काम किया करो, हमेशा डिस्क्रिप्शन को ओपन करो। मेरे डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ लिखी होती है, जो मैंने पढ़ाई है ना वो हर चीज़ वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ। तो उन्हें ओपन करोगे तो नीचे आपको हर वो आर्टिकल्स दिख जाएंगे। आप खाली उस फ़ोन को सीधा रख के ना खाली उन आर्टिकल्स को मैच करते जाओ कि हाँ सर ने ये आर्टिकल भी करा दिया, ये आर्टिकल भी हो गया, ये आर्टिकल भी हो गया, ये आर्टिकल भी हो गया। कहीं ना कहीं हर आर्टिकल्स को हमने इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंचायत राज पूरा का पूरा आज कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।